नमस्कार प्यारे दोस्तों। वीडियो नंबर 2 ईवीएस एचटेट के लिए। ठीक है, पहली वीडियो उम्मीद करता हूं कि आप देख के आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देख के आए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हमारी प्लेलिस्ट भी बन रही है कि एचटेट ईवीएस क्विक रिवीजन 2025 के नाम से। ए स्टडी स्टिमुलेटर चैनल का नाम भी आप साथ में सर्च कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब जो बात है वो हमारे टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक कर देती है। तो वो गैसें हैं, उनमें मेनली गैस का जो योगदान होता है वह CO2 का होता है। और हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से। नाम याद रखना है, जोसेफ फोरियर ने 1824 में। ठीक है, जोसेफ फोरियर ने 1824 डेट याद रखोगे, बिल्कुल रखनी है। ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना दी थी। तो किसने बताई थी ग्रीन हाउस गैस के बारे में? जोसेफ फोरियर ने प्यारे बच्चों, जोसेफ फोरियर ने बताया था। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कि भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव, मतलब भूमंडलीय उष्णता क्या होती है। अगर भूमंडल का, अगर धरती का अगर ताप बढ़ जाता है तो उससे क्या प्रभाव होते हैं? उसके दो प्रभाव होते हैं। हर एक चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। उसी प्रकार कुछ उसके सकारात्मक प्रभाव हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक के प्रभाव में क्या होता है कि बादलों में वृद्धि होती है, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि होती है, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है अगर ताप बढ़ जाता है। नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? फसल उत्पादकता में कमी, जैव विविधता में कमी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, समुद्र सतह में वृद्धि और तटीय प्रदेशों का डूबना। ऐसे ऐसे हमें परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर भूमि का ताप बढ़ जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे है, अगर ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, तापमान में वृद्धि, पौधों में रोगों की वृद्धि भी होगी। आगे है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अनेक देशों के काफी तट, मतलब वो क्या हो जाएंगे? समुद्र में स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, वहाँ के जो द्वीप है में समुद्र में समाहित हो जाएंगे। समय से पूर्व आमों और बोर आ जाना, फलों का मतलब क्या आ जाना? जो वो नहीं आया करता फल लगने से पहले, कोहर, वो उसका आ जाना भी यह देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं कि उसके बाद अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें कौन सी हैं? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन CO2 है, याद रखना है, SO2 है, NOx है और N2O है। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया? एक बार देख लेते हैं, कुछ रह गया हो तो देखो, रह गया ग्रीन हाउस, ये तो देख लिए हमने, वह नहीं पढ़ी ना ग्रीन हाउस गैस। अभी जब मैं एसिड रेन पढ़ा रहा था तभी याद आई, ओह ये तो हमारी रहेगी ग्रीन हाउस गैसेज। तो देख लेते ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस, प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं देख लेते हैं। एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो CFC, कौन सी है? CFC है। और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे मेन रोल 26% तो यही है। ठीक है, 60% इसमें जल वाष्प है। और मीथेन है CH4, ओजोन है O3, ओजोन का फॉर्मूला O3 है। और ओजोन की सुगंध कैसी होती है? गंध, सुगंध तो नहीं कह सकते, गंध होती है सड़े हुए अंडे जैसी। और नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना है, CFC है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है CH4, O3 ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल में तापमान बढ़ती होती है। देखो, प्रकाश, जब प्रकाश धरती पर आता है तो प्रकाश इन गैसों के कणों के लगाकर बिखर जाता है और इससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में चीन के साथ 28%, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 15वें स्थान पे, दूसरे स्थान पे क्या था? भारत था। ठीक है,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो दूसरे पर था, और भारत जो था वो तीसरे पर। थोड़ा गलत बोल गया था मैं, ठीक है। और तीसरे स्थान पर अपना भारत था, और भाई चौथे स्थान पर अपना रूस, और अपना जापान है वो अपना 5वें स्थान पर। कौन सा? जापान। भूटान को कार्बन नेगेटिव देश माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या जो कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है, वो है भूटान है। कौन है प्यारे दोस्तों? भूटान है, ठीक है। और भाई जो भी इसकी पीडीएफ लेना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकता है, ठीक है। देखो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, ठीक है, यह पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे चैनल के नाम से ही है, ए स्टडी स्टिमुलेटर, ए स्टडी स्टिमुलेटर, ठीक है, ए स्टडी स्टिमुलेटर। भाई इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वैसे तो लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कई बार होता है क्या है कि लिंक ओपन नहीं होता। अगर लिंक ओपन नहीं हो तो आप अगर टेलीग्राम यूजर हैं तो आप सर्च कर सकते हैं ए स्टडी स्टिमुलेटर, ठीक है प्यारे दोस्तों। सॉरी। तो भाई चलते हैं। अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन, इसमें कौन कौन सी गैस होती है? CO2, SO2, N2O। देखो पहले 3 याद करो, CO2, SO2, N2O और NOx। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। NO2 भी बोल सकते हैं इसको, अगर X की जगह NO2 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके पीछे ऑक्साइड है, ठीक है। आएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, सभी के पीछे ऑक्साइड है। कार्बन डाई, सल्फर डाई, नाइट्रोजन और नाइट्रस। नाइट्रस कैसे बनता है? देखो, जब ये दो अगर ये पीछे लगता तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता, पर अब ये N2 के साथ लगा है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाएगा, ठीक है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? त्वचा पर फफोले पड़ना। त्वचा पर क्या पड़ना? फफोले। ताजमहल के रंग के में परिवर्तन SO2 के कारण होता है, ठीक है। जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है अम्लीय वर्षा, ठीक है। कृत्रिम वर्षा क्या होती है? यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है भाई। कृत्रिम वर्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन। सिल्वर आयोडाइड, गर्म वर्षीय बादल। देखो, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, किसका? जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसमें, और इसे गर्म वर्षीय बादल भी कहा जाता है। इसमें जो CO2 होती है, शुष्क वर्ग, ड्राई आइस, जो ये बादल है ना, ये किससे बना होता है? शुष्क वर्ग CO2 का बना होता है। और इसमें होता है अपना एल्किल एल्डिहाइड। आपको कृत्रिम वर्षा में अगर पूछ लिया जाए किन किन कंपाउंडों का प्रयोग होता है तो सीधे याद रखना है, ये एक रिवीजन क्लास है। अगर आप डिटेल से करना चाहते हो तो पहले वाली क्लासों को देख सकते हैं। हालांकि शायद मैंने ये एसिड रेन का टॉपिक उसमें नहीं कराया था, पर इससे क्वेश्चन जो पड़ेगा ना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। सिर्फ इतना याद रखो कि कृत्रिम वर्षा में कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं? सिल्वर आयोडाइड, CO2, ड्राई आइस और एल्किल हैलाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, CO2 शुष्क वर्ग और एल्किल हैलाइड, ठीक है। आगे ओजोन शरण। ओजोन का फार्मूला बताओ, क्या है ओजोन का फार्मूला? ओजोन का फार्मूला है O3। और इसकी जो गंध होती है वह सड़े हुए अंडे के समान होती है, ठीक है। ओजोन परत क्या है? जो हमारी किससे रक्षा करती है? सूर्य से आने वाली UV रेस से रक्षा करती है। जो ओजोन लेयर अपनी, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में कौन से मंडल में पूछी जाती है? भाई समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है प्यारे दोस्तों? समताप मंडल में यह पाई जाती है। समताप मंडल के प्राकृतिक ओजोन गैसों की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिन्हें इंग्लिश में UV रेस कहते हैं, उनसे रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है, पहले भी बताया है। ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप मंडल की ओर निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन है जो हमारी, वो कितने किलोमीटर पर है? 15 से 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर के बीच।
सौर मंडल में ओजोन का शेष भाग है 10%। ठीक है, ठीक है। तो समताप मंडल में 90% और सौर मंडल में 10% ये पाई जाती है। ठीक है। सौर मंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है। जो सौर मंडल का जो ओजोन है वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मोक की का निर्माण भी करता है। तो ये आप कह सकते हैं कि स्मोक किससे बना है? स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग से बना है। पिछली क्लास देखोगे तो मैंने लंदन स्मोक पढ़ाया था आपको। ठीक है। और शायद वेन वो एक और तरीके का स्मोक था, मैंने पीछे वो क्लास हैं जो 3 मैराथन है उनमें करा रखा है, 3 मैराथन में करा रखा है। ईवीएस की मैराथन आप देखेंगे उसमें मैंने नोट्स से बनाया, नोट्स से पढ़ाया है, क्योंकि वो डिटेल से था और ये तो बिल्कुल एक रिवीजन के तौर पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो अक्षोमंडल में जो ओजोन है ना उसके कारण स्मोक का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए सौरमंडल का ओजोन हानिकारक माना जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉब्सन डॉब्सन यूनिट में होता है, डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं कि ओजोन किस में मापी जाती है? डॉब्सन डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर में मापी जाती है। इसे डॉब्सन यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। एक डॉब्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये वे चीज हैं जिनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप इसे कॉपी भी करा सकते हो, 4 पेज में निकल जाएगी, 4 पेज में। ठीक है, एक डॉब्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। आगे ओजोन विघटनकारी पदार्थ, जो ओजोन को क्या करते हैं? ओजोन की परत को खत्म करते हैं, उसे कम करते हैं, उसका विघटन करते हैं। तो वही है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर इसके पीछे H और जो आगे H और जोड़ देना HCFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हेलोजन्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये होता है, ट्राईफ्लोरोएथिलीन होता है, और हेलोन 12, 11 और 1301। हेलोन कौन कौन से? 12, 11 और 1301, 12, 11 और 1301 होते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, वैसे तो इतने बड़े टीचर हैं नहीं, ठीक है, कि एक स्मार्ट बोर्ड के आपके सामने आ गए, पर भगवान ने सुख दिया, भगवान ने नहीं आपने साथ दिया, वो दिन भी जरूर आएगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओजोन सरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे प्रमुख है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से होता है। नाम से ही पता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। इसका व्यापारिक नाम फ्रेयॉन है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, CFC को हम क्या कहते हैं? फ्रेयॉन। क्या कहा जाता है? फ्रेयॉन भी कहा जाता है CFC को। CFC को क्या कहा जाता है? फ्रेयॉन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर के प्रशीतक के रूप में होता है। ठीक है, मतलब सीधा पूछो, सीधा याद करो कि CFC किस में यूज होती है? रेफ्रिजरेटर में, आपके एयर कंडीशनर AC में यूज होती है। आग बुझाने वाले कारक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। पर वैसे अगर आग बुझाने की बात करें तो उसमें CO2 का ही प्रयोग किया जाता है। CO2 के आपने सिलेंडर देखे होंगे जब आप मेडिकल किसी भी बिल्डिंग में जाते होंगे। तो अगर देखेंगे ओजोन परत संरक्षण के उपाय क्या हैं? ठीक है, टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कौन से विश्वविद्यालय के? टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक JW केंट मुर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर थे, उन्हें 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन होलो का पता लगाया था। मतलब कि क्या है कि ओजोन में क्या हो गया है? एक होल हो गया। ठीक है, ओजोन परत के सरण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987। ठीक है, 1600। देखो, अब देखो मॉन्ट्रियल को पढ़ो, मॉन्ट्रियल मतलब मार रहा है, एक प्रकार से साउंड आ रही है, मार रहा है। अगर आपको कोई मारता है तो आप अपने हाथ को साथ में पीछे ले जाते हैं, ऐसे याद करो। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को बनाया गया, जो वर्ष 1989 को प्रभावी रूप से कार्य किया, 2 साल बाद प्रभावी हो गया था। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक सीएफसी का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंध करने को कहा गया था। 2000 तक का यह लक्ष्य था कि भाई आप ना सीएफसी का जो ना रोक बिल्कुल खत्म करो इसको। ठीक है, रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने एचएफसी ये क्या हो गया भाई, रुक जाओ 1 मिनट रुको। थोड़ी सी गड़बड़, चलो थोड़ी सी दिक्कत होगी जी। आगे है कि जो रवांडा में किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने 197 देशों तो ये 197 देशों ने एचएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन श्रेणी की के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें वर्ष देखो क्या लिख दिया 21, अच्छा वर्ष 2100 तक, ठीक है ये वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी करने का लक्ष्य है। वर्ष 2100 तक 0.5 मिली डिग्री सेल्सियस तक के कम करने का लक्ष्य है। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्य 3 वर्गों में बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, जो कि 315 से 400 नैनोमीटर तक होती है। यूवीए, यूवीबी 2 से 80 से 315 तक होती है और 100 से 280 नैनोमीटर तक अपनी यूवीसी होती है। ठीक है, अब देखो भाई आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, देख लेना अपना। ठीक है, यूवीबी विकिरणों से प्रभाव क्या होता है? खतरनाक यूवीबी होते हैं, अत्यंत घातक सनबर्न हो सकता है, मोतियाबिंद की समस्या पैदा हो सकती है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, जीन उत्परिवर्तन हो सकते हैं, आपके जो जीन हैं, आपके जो क्रोमोसोम हैं उसमें प्रभाव ला सकती है, अनुवांशिक दोष हो सकते हैं। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, जो पृथ्वी के लिए जीवन के लिए क्या है भाई? हानिकारक है। पर्यावरण एवं सतत विकास, पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाओं व उनके साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित है। और ये जब मैंने क्लास की थी सबसे पहले मैंने यही आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पर्यावरण, देख लो भाई, इस डायग्राम से आपको पर्यावरण समझ में आ जाएगा। पर्यावरण किससे मिलके बना है? वायुमंडल से मिलके बना है, जलमंडल से मिलके बना है, जीवमंडल से मिलके बना है, स्थल मंडल से मिलके बना है। वायुमंडल में आपका क्या क्या आते हैं? वायुमंडल की परतें आती हैं। ठीक है, वायु शोभ मंडल, समताप मंडल, और भी परतें हैं, बाद में देखेंगे उनको। और भाई स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल। जलमंडल में आपके क्या क्या आते हैं? जलमंडल में हिमनद आती है, झील आती है, नदी आती है, सागर आते हैं। जीवमंडल में पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से। पर्यावरण के 2 घटक हैं, पहले भी पढ़े थे, भौतिक या अजैविक, एक सांस्कृतिक है। ठीक है, भौतिक या जैविक में आपके स्थल, जल, वायु। देखो भौतिक तो वह होगे जैसे भौतिक अपने पेड़ पौधों को ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तापमान भी ले सकते हैं। अजैविक जो जीवित नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक क्या? मानव निर्मित गतिविधियों से। और जैविक क्या है? पादप। देखो 3 घटक हैं, एक तो भौतिक या अजैविक कह सकते हैं, जिसमें स्थल आ गया, वायु आ गया, जल आ गया। मतलब ये प्राकृतिक तो हैं पर इनमें जीव नहीं है। जैविक में पादप आ गए, जंतु आ गए और सूक्ष्म जीव आ गए। सांस्कृतिक में मानव निर्मित गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण को देख लेते हैं। प्रदूषण भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक भाव तथा जैव अभिलक्षणों में अनावश्यक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है।
वे पदार्थ जिनमें प्रदूषण फैलता है उसे प्रदूषक कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रदूषक कहा जाता है। चलो भाई प्रदूषण देखते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण को बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण को बांटा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर प्रदूषण को बांटा गया है, और भाई ये और पर्यावरण भाग के आधार पर इसको बांटा गया है। सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण को देख लेते हैं। भौतिक, जिसमें तापमान आता है, गैस आते हैं, ठीक है, जलवाष्प, ये जैसी जैसी सारी गैसेज ये भौतिक में आती हैं। गैसीय प्रदूषण होता है, धूल प्रदूषण होता है, ताप प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, और रेडियो प्रदूषण भी होता है। उत्पत्ति मतलब कि जो ये प्रदूषक है पदार्थ हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी है? क्या ये प्राकृतिक है, जैसे कि ज्वालामुखी का फूटना, उसमें से भी ये धूल कण और जलवाष्प निकलते हैं, तो ये तो प्राकृतिक प्रदूषण हो गया। मानव द्वारा उत्पन्न, मानवोद्भवी, मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय होता है, ठीक है। जैव अनिम्नीकरणीय रहित, जैव निम्नीकरणीय जैसे घर का कूड़ा, मतलब ये तो अपना क्या जाता है, ये तो अपघटित हो जाता है, मतलब ये तो अपने आप प्रकृति द्वारा खत्म कर दिया जाता है। पर जैव अनिम्नीकरण रहित मतलब ये खत्म नहीं होता। जैसे कि प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक कभी खत्म होता? नहीं। एक डीडीटी का यार नाम भी याद रखना, डीडीटी का, पहले डीडीटी का छिड़काव किया जाता था। अगर बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन आगे है एक्साक्लोराइड, एक्साक्लोराइड, बेंजीन, बेंजीन भाई कैंसर का कारण बनता है, याद रखना। बेंजीन से क्या होता है भाई? कैंसर होता है। तो ये जो जैव अनिम्नीकरणीय है। आगे पर्यावरणीय भाग के आधार पर भाई जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना है। आई बात समझ में? ठीक है। आगे है धारणीय विकास, सतत विकास, ठीक है। ये क्या होता है? यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों। धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ वर्तमान का तो विकास करना ही करना है, पर भविष्य की भी सोचनी है। इसको धारणीय विकास, इसको सतत विकास बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। धारणीय विकास की अवधारणा 1987, ये 1987 में आपने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था, जिसमें आपको क्या, इसमें क्या था, इसमें बताना था, इसमें जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये हुआ था ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर, ठीक है। और ये आपको पता होगा, और पीछे भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि WCED कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? अवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में, ठीक है। एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया है। आगे देखो, एजेंडा 21 में क्या था? जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, जैव विविधता को बचाना और संकटग्रस्त जो जीव है ना, उनको भी संरक्षण प्रदान करना। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बंद देना, मतलब कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी पूंजी एक जगह पर नहीं, मतलब सभी में हो, मतलब रिसोर्सेज किसी एक आदमी के पास ना हो, सबके जो रिसोर्सेज हैं उन पर सबका हक हो, सब तक रिसोर्सेज की पहुंच हो, सबसे सबको खाद्य व सब जल की सुरक्षा मिले। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या पर नियंत्रण। धारणीय या सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके प्रतिपादक थे ब्रेटलैंड 1987, ब्रेटलैंड 1987। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2030 तक कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य है प्यारे दोस्तों? 17, ठीक है भाई। भाई अब ये हैं 17 लक्ष्य हैं, और भाई सबसे जो जरूरी बात है कि इन्हें आप सीक्वेंस में याद करना होगा, ठीक है। सीक्वेंस में सभी को याद करना होगा।
10-12 बार रिवाइज करोगे तो सीक्वेंस में याद भी हो जाएंगे। अपने पास से कुछ ट्रिक बनाओगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है गरीबी की समाप्ति, भूखमरी से मुक्ति, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीसरा, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता। जैसे आप रख सकते हो हमारी पांचों की पांचों उंगली क्या है, समान नहीं है, फिर भी ऐसे ट्रिक बनाओ पांचों की पांचों उंगली समान नहीं है तो उसे समानता। ठीक है, छठा है जल की स्वच्छता, छठा है जल की स्वच्छता। इफ जल अस्वच्छ हो गया तुम क्या करोगे, छी 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 ज्यादा अच्छा है। आगे किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। आठवां उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास। ठीक है, नौवां है अपना उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी। ठीक है, 10 असमानताओं में कमी। 11वां में क्या है, समन्वय शहरी एवं सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। 13वां है जलवायु कार्यवाही। 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा, जलीय जीवों की सुरक्षा। अपने पास से ट्रिक बना लेना या फिर ऐसे भी याद कर लेना। 15वां स्थलीय जीवों की, देखो 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 में स्थलीय की। 16वां शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं हैं। 17वें में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक देख लेते हैं। प्राथमिक प्रदूषक, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक मतलब मानवीय प्रक्रिया होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड कणिकीय पदार्थ जिसे पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे। द्वितीय प्रदूषक, इनका निर्माण विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं से शुरुआत हुआ है, जैसे कि ओजोन O3, ये मिलकर बने कंपाउंड, आपको पता चल जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, ये द्वितीय प्रदूषक होते हैं। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण देखते हैं। वायु प्रदूषण में जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो। भाई जो गैसों का निश्चित अनुपात था पर उसमें कुछ एक गैस बढ़ गई, अवांछनीय परिवर्तन हो गया, वही वायु प्रदूषण है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पार्टिकुलेट मैटर। 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है। कितने, 10 माइक्रोन से। ठीक है, फ्लाई एश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में होता है। ठीक है, इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक तथा कॉपर जैसे, देखो आर्सेनिक को कौन सा अवशोषित करता, धान का पौधा आर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इससे श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है तथा प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। आगे है वह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल SPM, निलंबित कणकीय पदार्थ। इनका आकार 0.1 से माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है, और जबकि हमने पार्टिकुलेट मैटर है उनका आकार 10 माइक्रोन से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर से छोटे पदार्थों के कण PM10 श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो 10 माइक्रोमीटर या माइक्रोन वाले वो PM10 कहलाते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर वाले PM2.5 कहलाते हैं, और इनसे श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग प्रतिनिधित्व करती है। वायु प्रदूषकों का सबसे 50% भाग क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। उसके बाद है मीथेन, मीथेन है NCH4। धान के खेत व कोयले के खदानों एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन मान्य स्रोत है। मतलब यह खेत में पाई जाए, धान के खेत में पाई जा है, और भाई किस में पाई जाती है, और ये पाई जाती है अपना गोबर में। ठीक है, बेंजीन पता गया है, बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। आ गया तक कैडमियम, कैडमियम क्या होता है, कैडमियम से इटाई रोग, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इटाई रोग कैडमियम तो वो है। ठीक है, यही याद कर लो, बस यही याद कर लो। इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है,
प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015, तारीख याद रखना 6 अप्रैल 2015, बीजेपी की सरकार थी, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स का शुभारंभ किया। AQI 8 प्रदूषकों को सम्मिलित करता है। इसमें PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोमीटर वाले और 2.5 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया NH3 होता है और लेड होता है। इंपॉर्टेंट ये याद रखना, लेड भूलोगे ये, अरे भूलना नहीं है, क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो जो आपको सिर्फ काम की चीज कराता है। ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक 6 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, 0 से 50 क्या करेंगे, अच्छा संकेत है इसका हरा रंग। संतोषजनक क्या होता है भाई, चल नहीं कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का आ रहा। सामान्य प्रदूषण, थोड़ा थोड़ा प्रदूषण हो लगा भाई, 101 से 200 गुलाबी, खराब पीला 2 से 100, अति खराब लाल हो गया भाई 301 से 400, अति गंभीर बहुत गंभीर 400 100 500, 400 100 500। ठीक है, जल प्रदूषण देख लेते हैं। जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है जी, सामान्य रूप से जल गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कि वहां पे जो जीव हैं उनकी ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, क्या वो डिमांड अगर पूरी नहीं हो रही है तो प्रदूषण है। ठीक है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पर्याप्त हो रही है या नहीं हो रही है। और DO घुली हुई ऑक्सीजन तथा pH मान के आधार पर किया जाता है। कितने तरीकों से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी में कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व है, और साथ साथ pH मान कितना है। समझ गया बात। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। देखो कुछ याद नहीं रखना, बहुत कठिन लैंग्वेज है, मत याद करो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में पनप रहे जीवों की अगर ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो मेरे बच्चों प्रदूषण है। देखो, पीने के स्वच्छ जल में BOD, यह याद रखने की चीज है कि पीने के स्वच्छ जल में BOD का मान कितना है, 1 ppm से कम होना चाहिए। 1 ppm से कम होना चाहिए, प्रदूषण 1 ppm से कम होना चाहिए, तो वो पानी आपके लिए पीने योग्य होता है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर, 40 मिलीग्राम प्रति लीटर है। 40 सामान्यतः नदियों में मिलीग्राम प्रति लीटर में बताया, 40 मिलीग्राम प्रति लीटर याद रखना है। आगे देखते हैं। जल प्रदूषण के कारण हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड, पेचिस आदि रोग होते हैं। एस्बेस्टस वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टर के रेशो से युक्त जल, एस्बेस्टस एक पदार्थ है, अगर उसके रेशे जल में घुल जाते हैं तो सेवन से एस्बेस्टस रोग होता है और ये फेफड़ों में कैंसर पैदा करता है। तो बता दोगे अगर पेपर में आ जाएगा कि इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। एस्बेस्टस रोग किसके कारण होता है भाई, एस्बेस्टस के कारण। क्यों होता है, क्योंकि जल में इसके रेशे घुल जाते हैं। पारा युक्त जल पीने से मीना माता रोग होता है, यह जापान में फैला था भाई। किस फैला था, जापान में। आगे है पेय जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट, अगर जल में नाइट्रेट ज्यादा होगा ना, नाइट्रेट ज्यादा होगा ना मेरे बच्चों, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और ये इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलते हैं भाई कि आगे है ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता, इटाई रोग कैडमियम की वजह से, जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है, तथा सीसा युक्त जल से एनीमिया। सीसा युक्त जल से क्या होता है प्यारे बच्चों, एनीमिया। और भाई आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ठीक है, नोकनी संरक्षण, फ्लोराइड के प्रदूषण। नोकनी, अगर आप आर्मी में जाते हो आपकी जो नीज है ना वे मिली मिली होती है, तो वो फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होती है। ठीक है जी। चलो भाई ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है।
ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधों को अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि उनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसे मफलर बोलते हैं, मफलर प्रोजेक्ट। ठीक है, मफलर में क्या होता है कि पेड़ पौधे कतार में लगाए जाते हैं और ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अगर 20 डेसिबल की ध्वनि होती है तो पत्तियों की सरसराहट होती है। अच्छा सॉरी, मतलब पत्तियों की सरसराहट से 20 डेसिबल की ध्वनि, फुसफुसाहट 23 डेसिबल की ध्वनि, शांत कमरे की ध्वनि 40 डेसिबल में, सामान्यतः बातचीत में 60 डेसिबल, ट्रक व बसों की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल तक होती है। ठीक है, ये शायद इतना नहीं पूछा था, जेट इंजन की पूछ लिया जाता है। ठीक है, जेट इंजन की, जेट प्लेन के, रॉकेट इंजन की, इसे पूछ लिया जाता है, और सामान्य बातचीत की। ठीक है, मतलब कि ये लास्ट वाली इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, जेट इंजन की 120, जेट प्लेन की लैंडिंग 150 dB और रॉकेट इंजन की 180 dB तक। अब बात करते हैं प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण मानवाधिकार संगठन, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना 1972, जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, उनकी जिंदगी बेहतर करनी थी। यूएनईपी 1972 में, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? नैरोबी केन्या में है। ठीक है, देख कैसे याद रखेंगे, यूएनईपी, उन्होंने पी, क्या पी, फिर वो आदमी को ना भी, मैं ना कन्या की कसम खाऊं, ना भी मैंने नहीं पी, नैरो मैंने नहीं पी, नैरो कभी नहीं पीऊं। ठीक है, आगे है रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में। ठीक है, रेड क्रॉस का नाम 1863 में। ठीक है, देखो कैसे याद रखो रेड क्रॉस, देखिए पहले हॉस्पिटल का भी सिग्नेचर होता था, मतलब मेडिकल का जो अस्पताल था उसमें प्लस का निशान लगा होता था। एम्बुलेंस में भी पहले आपने देखा होगा। ठीक है, अगर क्यों होता था रेड क्रॉस का मतलब है कि जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, अस्पताल वाली सुविधाएं उपलब्ध कराना था, मेडिसिन उपलब्ध कराना था। इसका कहना कि थार से याद रखो, 63 को पढ़ो, 63 भी हो जाना, कुछ चीज लाग भी जाना, तो रेड क्रॉस थारे लिए खड़ा है। इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्रीन पीस का की, तो ग्रीन पीस का प्यारे बच्चों, ग्रीन पीस का अपना 1971 में, इसकी स्थापना है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, अमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन इंग्लैंड 1961 में। ठीक है, अमनेस्टी लंदन इंग्लैंड में। WWF का वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंपॉर्टेंट है 1988 में। ठीक, कैसे याद रखोगे, हाथ बढ़ाओ, तभी तो जो नेचर के लिए फंड इकट्ठा होगा। हाथ बढ़ाने से वर्ल्ड के लिए जो फंड नेचर है, मतलब नेचर के जो फंड है वो होगा यह कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। ठीक है, क्योंकि हाथ बढ़ाने से क्या बनता है, ब्रिज बनता है, जब ये वर्ल्ड वाइड में क्या बनता है, ब्रिज बनता है। ठीक है, आगे है ह्यूमन राइट वॉच 1978 में। अगर ह्यूमन के राइट तुमने खोसे, तुमने छीने तो उठा के फेंक देंगे। ठीक है, यूएसए न्यूयॉर्क में। IPCC 1988 जनेवा स्विट्जरलैंड। IPCC 1988 जनेवा स्विट्जरलैंड। ट्रैफिक के जो रूल है 1976 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय किधर, नीदरलैंड में। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ का एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, याद रखना है। अगर IUCN वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 जब भारत देश आज़ाद हुआ था उससे एक साल बाद ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN का किधर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियां हैं और जो इम्पोर्टेंट है, और ये आपको याद करनी होंगी और ये याद कराएंगे भी। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है भाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियां। सबसे पहला स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। स्टॉक ला दिया, किसा स्टॉक लग गया है भाई, बेहतरीन स्टॉक लगा दिया। तथ्य देख लेते हैं, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, स्टॉकहोम सम्मेलन को। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ, नैरोबी केन्या में पड़ा था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा।
मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में, ठीक है, 1987 में। अगर आपको कोई मारेगा तो हाथ एकदम पीछे खींच लोगे। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और मैंने पीछे गलती से एक बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को का ग्रीन हाउस से रिलेटेड कर दिया था, तो सॉरी इसके लिए। रियो सम्मेलन ब्राजील, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992, ठीक है। रियो आगे है, रियो को कैसे याद रखेंगे, रियो सम्मेलन बाणों में से याद करो भाण, अगर तुम्हारी भाण रोती है रियो तुम्हारी भाण, ठीक है। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC की स्थापना। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो 97 नो क्या तो 97 क्यों 97 है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान कम करना। 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया। जोहान्सबर्ग 2002 में, जो हाथ से उसके साथ दो हाथ कर लो। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पहला कद हुआ था 1992, ठीक है। कौन सा था वो सम्मेलन, देखो 1992 वाला रियो सम्मेलन था ब्राजील में, ठीक है। रियो में ओलंपिक भी हुए थे, तुम्हें पता होगा, ठीक है। इसे रियो 10 पृथ्वी 10 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना करी थी। भाई गरीबी हटाने खातर विश्व एकजुटता कोष की स्थापना करी थी। सतत विकास पर बल दिया गया था। कानकुन सम्मेलन मैक्सिमम में, कानकुन सम्मेलन मैक्सिमम 2010 में, ठीक है। $100 अरब से हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित किया गया $100 अरब के साथ। रियो 20, ठीक है। रियो 10 जोहान्सबर्ग वाला था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये तृतीय है रियो 20। द फ्यूचर वी वॉन्ट का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। क्या इसका वो था, एम था द फ्यूचर वी वॉन्ट। जीरो हंगर चैलेंज, सभी व्यक्तियों को प्रति वर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 में नीदरलैंड में हुआ था मेरे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास IFAD नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना हुई थी। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पर्यावरण पुरस्कार लास्ट टॉपिक, और इसके बाद आपकी EBS खत्म। टाइलर पुरस्कार ये प्रदान करती है संस्था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में, ठीक है। 1977 में कैसे याद रखोगे, तुम्हें टायर लगानी है कितनी, एक साथ 3 लानी है, साथ में 3 टायर लानी है, कैसे याद रखो। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 में, गोल्डमैन किसे दोगे, 89, जो नवा होगा, जो नवा आदमी है उसको गोल्डमैन कहेंगे। गोल्डमैन फाउंडेशन इसको देती है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में UNEP द्वारा, ठीक है, UNEP द्वारा, UNEP नैरोबी के नाम इसका मुख्यालय है। गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में उसके द्वारा दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार 1986 में, कद 1986 में सासाकावा UNEP द्वारा। व्हीटली पुरस्कार 1994 में WFN व्हीटली फंड फॉर नेचर। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में भारत सरकार द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार कब दिया था, भारत सरकार द्वारा। इसके 1987 जो पर्यावरण से रिलेटेड है पुरस्कार है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 में पर्यावरण वन भारत सरकार द्वारा, ये भारत सरकार के 7, 8, 9 इनको याद रखना है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्यारे दोस्तों, ये EVS का रिवीजन था और ये आपका पूरा हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट टाइम देख के चले जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप खुद पेपर देख के इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सर हमें बहुत फ़ायदा हुआ इससे। अब प्यारे दोस्तों बात बताते हैं कि अगर देखो टेलीग्राम से ज्वाइन होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपकी मिलेगी इसकी PDF।
टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, और जिससे आप कॉपी करा सके या फिर वैसे पीडीएफ से पढ़ के आप फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल का नाम है एएस स्टडी स्टिमुलेटर। सर्च कर लेना एएस स्टडी स्टिमुलेटर। इतने तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो ये तो पता होगा, सर्च तो कर ही लोगे। ठीक है, ठीक है, सर्च कर लेना एएस स्टडी स्टिमुलेटर, वहाँ पे मिल जाएगी। और एवीएस हमने लगभग 1 घंटा 20 मिनट में पूरी की पूरी ख़त्म कर ली है। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले बार। मैं आपको हिंदी का एक देसी जुगाड़ आपके सामने लेने वाला हूँ। एक वीडियो में पूरी हिंदी का लेक्चर रहेगा, या फिर मैं आपको उसमें ग्रामर करा दूंगा, और जो आपके ये ग्रामर सारी करा दूंगा, मतलब हिंदी व्याकरण सारी करा दूंगा, और जो बाकी बच गई है आपके क्या होते हैं, पर्यायवाची हो गए, या जो वोकैबुलरी होती है हिंदी की, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से कर लेना। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप उस वीडियो को भी देख के चले जाते हो तो हिंदी में आपके 30 में से 26, 27, 28 कहीं नहीं गए भाई, पूरे पूरे भी आ जाएं। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना।